सवाल लिखें। एक होमवर्क दिया था मैंने ना, तो किया भी होना चाहिए था। क्या था करता हूँ डिस्कस अभी। ये वो वर्किंग कैपिटल की बात कंप्लीट कर दूं ना, तो फिर आज प्रैक्टिस करते हैं और होमवर्क भी देता हूँ 2-4 सवाल। और क्या 2-4 क्या मैंने कहा है, ये नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग। इनिशियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, इनिशियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड at start of project, initial working capital required at start of project, $20 million, 20 मिलियन रुपए। It will be increased to 24 million at end of year 2. At end of year 2. At end of project, 80% of working capital will be realized. 80% of working capital will be realized. Above working capital figures are based on current prices. Inflation rate applicable to working capital is 8%. 8%। मुझसे ये वर्किंग कैपिटल वाली लाइन रिक्वायर्ड है। प्रोजेक्ट लाइफ बताई मैंने 4 साल, प्रोजेक्ट लाइफ 4 years। ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही फॉर्मेट बनाएं, लेकिन बहरहाल अच्छा रहता है अगर आप ऐसा फॉर्मेट बना ले। वैल्यूज निकालना आसान है। एक तो टाइम लाइन हो गई, फिर हमने वर्किंग कैपिटल का ना बैलेंस कैलकुलेट करना है। पहले बैलेंस कैलकुलेट करना है, उसमें जो चेंज है हमने उस चेंज को कैश फ्लो लेना है। तो सबसे पहले तो हमें 0 पे वर्किंग कैपिटल बैलेंस चाहिए 20। उसके बाद टाइम 2 पर इसको हमने 24 बनाना है, लेकिन ये रियल में है। ये 20 और 24 मैंने रियल टर्म्स बताई हैं। अच्छा, अगर मैं अभी पहले इन्फ्लेशन की बात ना करूं, पहले फिगर्स को क्लियर कर लें। 2 पे बैलेंस 24 करना है, 1 पे कितना होगा? 20 ही होगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का बैलेंस तो रहना ही है ना, वो तो एंड पे खत्म होना है, वरना तो हर वक्त रहना है। तो अगर मैंने कहा है कि 24 इसको टाइम 2 पर करना है, तो टाइम 1 पर भी 20 ही रहना है। अब ला तो इन्फ्लेशन, लेकिन 20 तो रियल फिगर है। जब 1 पे पहुंचेंगे तो ये 20 का फिगर 1 साल इन्फ्लेट हो गया, 21.6। टाइम 2 पर क्या करना है? 24, लेकिन 24 रियल फिगर है। उसको अगर नॉमिनल फिगर बनाएं तो पावर 2, क्योंकि रियल फिगर है ना, तो उसको 2 इन्फ्लेट करना है जी। 28 बस। टाइम 3 पे क्या करूं? 28 को 1 साल और इन्फ्लेट कर देते हैं। इन रियल टर्म्स अब और नहीं बढ़ना, लेकिन नॉमिनल तो बनाना है ना इसको। तो 28 को मैंने 1 साल और बढ़ा दिया, तो बैलेंस फिर 28 से बढ़ के 30.24 और 0, क्योंकि टाइम 4 पे तो सारे हमने खत्म कर देना। ये जो इनिशियली क्रिएट हो रहा है, ये 20 तो आउटफ्लो ही आएगा पहला। ये तो अब पैसा लग रहा है। 1 पे 1.6 का आउटफ्लो, जो चेंज है वो कैश फ्लो है। टाइम 2 पे 6.4 का आउटफ्लो,
24 का आउटफ्लो और 30 सारा खत्म। लेकिन हमने इस 30.24 में से ना जो 80% है वो कैश फ्लो दिखाना है और जो 20% है वो टैक्स की वर्किंग में एक्सपेंस दिखाना है। वो फिर जब टैक्स कैलकुलेट होता है तो उसमें आखिर में एक एक्सपेंस आ जाएगा। तो हमारे मेन कैलकुलेशन की लाइन बन जाएगी 20, 1.6, 6.4, 2.24 और 24.19 जी। आखिर में हमने चूंकि उसको खत्म ही कर देना तो फिर इन्फ्लेट करके क्या करना है, हमने तो सारा का सारा खत्म कर ही देना है, इसलिए आखिर में इन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो ही तो कर देना है? तो फिर पहले आउटफ्लो भी आना चाहिए ना। अगर आप इसको और इन्फ्लेट करेंगे तो पहले आप और आउटफ्लो लाएंगे फिर उसकी रिकवरी करेंगे। तो इसलिए नॉर्म्स ये हो गए कि आखिर में फिर नहीं किया जाता। इक्विटी में जो शेयर कैपिटल होता है और वर्किंग कैपिटल में जो वर्ल्ड कैपिटल है, ये पूछिए आप क्या फर्क है। रेशियोज आपने 2 दफा पढ़ा, उसमें एक होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल किसको कहते हैं? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में। हाँ, तो उसमें हम डेट को भी कैपिटल कह रहे होते हैं ना, क्योंकि उसमें कैपिटल का वर्ड बस एज एन इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये भी वर्किंग कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर होता है। यहां पर हम अकाउंटिंग देखिए, कुछ टर्म्स होती हैं जो अकाउंटिंग के लिए खास हैं। जैसे एक वर्ड है अंग्रेजी का परचेज, अब वो तो अंग्रेजी का वर्ड है, लेकिन जब हम अकाउंटिंग में परचेज कह रहे हैं तो टिपिकली हम परचेजेस एक्सपेंस की बात कर रहे होते हैं। तो इसी तरह अकाउंटिंग में जब हम कैपिटल का नाम यूज कर रहे होते हैं तो वो ओनर के पैसे को करते हैं। जनरली बिजनेस में कैपिटल कितना है, फलाने ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो वो जनरली इन्वेस्टमेंट के लिए वर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है। तो यहां पर हम अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं। मैंने सवाल में लिखा है ना, देखें ये जो वर्किंग कैपिटल है, मैंने इसकी एक मिसाल तो आपको बताई थी इन्वेंट्रीज, एक मिसाल मैंने वो डेटर क्रेडिटर कैश फ्लो वाले भी बताए थे। तो अगर फिलहाल इसको हम इन्वेंट्री समझ लें तो इन्वेंट्री जो पड़ी हुई होगी 80% विल बी रियलाइज का मतलब है कि वो एंड पे पड़ी हुई को हम बेच देंगे लेकिन पूरी कीमत पे बिकेगी नहीं, बस 80% पे ही बिक सकेगी। तो एनआरवी टाइप, तो उसको फिर हम लोग इन फ्लो में सिर्फ 80% दिखा रहे हैं और जो बाकी 20% होगा वो राइट ऑफ टाइप एक्सपेंस हो जाएगा। ऑटम 16 में अच्छा, वो भी एक स्टूडेंट ने कहा था कि हम इसको यहाँ 1 साल और इन्फ्लेट कर लें, उस इन्फ्लेशन को भी आउटफ्लो दिखाएं और उसके बाद फाइनल फिगर को 80-20 कर लें। कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आखिरी थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा 80-20 की वजह से, थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन वो भी सही है और ये भी सही है। ऑटम 16 था जी किया है। ऑटम 16 किसने किया? सच्ची माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक। बाकियों को होगा जरूरी काम होगा, यकीनन को मौत ही पड़ी होगी, वरना तो आप कर ही लेते। अच्छा, इसमें जो मेरे ख्याल में मसला होता है वो होता है 6 मिलियन रेंट पे इन्फ्लेशन लगाने का। और नहीं, अच्छा ये मसला नहीं था। एक इसमें मसला होता है फिक्स कॉस्ट का, और ये 2 मेरी नजर में मसले, ये बता देता हूं, आपने फिर मजीद कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। ये जो सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट वगैरह दी हुई है, ये ईयर 1 की फिगर है कि 0 की है, या ये मैंने आपको कल नोट लिखवाया था कि आपको हम एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं और उसकी जो प्राइसेस हैं, कॉस्ट हैं, वो एक फ्यूचर सेंस की चीज है, तो आप उनको ईयर 1 की फिगर मान लें, लेकिन नोट जरूर दें। तो इनको हम ईयर 1 की फिगर मान लेते हैं, इसलिए इन्फ्लेशन लगाएंगे इन पे 2 से। वो जो रेंट लॉस्ट है उसको 6 मिलियन हम ईयर 1 में ही इन्फ्लेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो कोई नए काम की फिगर नहीं दी हुई है, वो तो बताया हुआ है कि अभी हमने ये प्लांट हैज बीन रेंटेड आउट। अच्छा, हम कहां खड़े होते हैं इन सवालों को करते हुए? 0 पे तो खड़े होते हैं, शाबाश। लेकिन हम जो हमारे प्रोजेक्ट का ईयर 1 होता है ना, जैसे अगर मैं इसको 2026 कहूं तो हम इसके ना शुरू में कहीं खड़े होकर डिसीजन कर रहे होते हैं, ताकि जब कहा जाए कि लेटेस्ट ईयर क्या था तो वो 2025 की बात हो रही होती। तो अगर सेंटेंस लिखा हुआ है कि प्लांट हैज बीन रेंटेड आउट 6 मिलियन, तो वो हमें ये बता रहा है कि 25 में हमने उसको 6 मिलियन के किराए पे दिया हुआ है।
अब अगर हम नए प्रोजेक्ट में यूज करेंगे तो रेंट लॉस्ट आएगा। तो अब 2026 का ही जो किराया हमें मिलना था नहीं मिलेगा, तो वो 6 मिलियन नहीं होगा, इंक्रीज्ड होगा, 6.3 होगा। तो इसलिए 6 मिलियन पे ईयर 1 से ही इन्फ्लेशन लगाई है, जबकि जो बाकी प्राइसेस और वेरिएबल कॉस्ट हैं उन पे ईयर 2 से इन्फ्लेशन लगाई। जिन्होंने किया है इस पॉइंट पे कोई एतराज? दूसरा मसला इसमें होता है कॉमको के फिक्स्ड का जो 100 रुपए पर लीटर था, तो उसको हर साल के लीटर से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? ये मसला है किसी है? 100 रुपए पर लीटर को जैसे 180 को हर साल के लीटर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 100 को हर साल के लीटर से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? हाँ, तो इसमें थोड़ी तमीज ये कर लेते हैं कि फिक्स्ड और वेरिएबल में फर्क होता है। ये जो फिक्स्ड है ये उन्होंने जबरदस्ती एक पर लीटर फिगर बनाकर दी हुई है, असल में तो वो टोटल ही है। तो जो उसने पर लीटर बनाई है हम उसको उल्टा कर लेते हैं। पर लीटर कैसे बनाई है उसने? 280 से डिवाइड करके, तो हम वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे फिर हमें टोटल 5 फिक्स कॉस्ट की फिगर मिल जाएगी। अब ये नॉर्मल सवाल बन जाएगा, तो उस 28 लाख को फिर हम ऑनवर्ड्स इन्फ्लेट करते जाएंगे, है जी। हाँ, डेप्शन लेस करके। इसमें उसने कहा हुआ है कि इसके अंदर डेप्शन शामिल है। इस पे मैंने आपको कोई नसीहत की नहीं है पहले? हाँ, तो इसमें उन्होंने कहा हुआ डेप्शन शामिल है, तो डेफिनेटली वो अकाउंटिंग डेप्शन शामिल है, वो हम निकाल देंगे। और इस सवाल में हमने टैक्स डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट नहीं की? भाई टैक्स है ही नहीं तो फिर डेप्शन क्यों कैलकुलेट करनी? और आपने मजीद कुछ पूछना है तो बताइए जी। होने को तो हो सकता है क्योंकि सवाल वाला फिगर दे रहा है, तो वो तो कोई भी पहली बना सकता है, लेकिन सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, एक कॉन्टेक्स्ट में बातें चल रही हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे फिक्स कॉस्ट भी आ गई। ये मेरे ख्याल में कल वाले होमवर्क पे भी यही कहा था कि सेल प्राइस पे, कल वाले होमवर्क की बात कर रहा हूं, ईयर 1 लिखा हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट में ईयर 1 लिखा हुआ था, फिक्स कॉस्ट में ईयर 1 नहीं लिखा हुआ था, लेकिन कॉन्टेक्स्ट की वजह से उसको भी फिर हमने ईयर 1 ही ले लिया था। तो अब ये नया प्रोजेक्ट है जिसकी सेल प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, उसी कंटिन्यूटी में फिक्स कॉस्ट है, तो वो भी फिर ईयर 1 ही होगी। इसीलिए कहा था कि आप जो भी करें ना, अंग्रेजी में उसके नोट्स जरूर लिखें कि इन्फ्लेशन में हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जो भी करें तो करें सेंसिबल काम। आप नोट लिखे, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो फिक्स कॉस्ट की फिगर है तीसरे साल की है, भी क्यों अज्यूम कर रहे हैं तीसरे साल की है, तो जो भी अज्यूम करें करें वो रीजनेबल, लेकिन जो कर रहे हैं वो नोट्स में लिखें। ऑटम 16 में बता दे, कुछ पूछना है तो चलिए लेवल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं सवालों का। अब आप पढ़ लीजिए स्प्रिंग 19। स्प्रिंग 19 पढ़ ले, मैं करता हूं। स्प्रिंग 19 है जी इस फाइल के अंदर। अच्छा, किताब आ गई हुई है? हाँ जी, किताब आ गई हुई है, तो वो इसमें सवाल ढूंढने मुश्किल भी होते होंगे, लेकिन बहरहाल फाइल तो मैंने भेजी हुई है, तो किताब आ गई हुई है, किताब ले लीजिएगा आप। है जी, R2 का नहीं मुझे पता, उन्होंने BIA की बताई थी। तो अभी तो चले आपके पास नहीं है किताब, तो वही फाइल खोलें और उस फाइल में ये है क्वेश्चन नंबर 10, लोटस एंटरप्राइज। पढ़ लीजिए, मैं करता हूँ बोर्ड पे। जब सवालों का लेवल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं। जी, क्वेश्चन 10 है फाइल में।
हाँ जी, पढ़ लें तो मैं करूँ। स्प्रिंग 19 0 1 2 3 4 रुपीस मिलियन। सबसे पहली लाइन क्या लिखनी होती है? सेल्स। हाँ जी, सेल्स की तरह सवाल में। पॉइंट नंबर 2, सेल्स पहले साल की उसने बता दी है 500 मिलियन, और उसके बाद 5% इन्फ्लेशन लगेगा। नहीं, ये वॉल्यूम का इंक्रीज है। और पूरा सवाल पढ़ा हो अगर तो ये पॉइंट नंबर 6 में इन्फ्लेशन भी है। और कॉस्ट चूंकि आपका पास है, तो सीवीपी एक टॉपिक होता था, उसमें सीखी थी बात कि अगर हमें एक साल की टोटल फिगर्स थे, अगले साल की टोटल फिगर्स तक जाना है, तो सेल्स और वेरिएबल चीजों में वॉल्यूम चेंज भी आता है, प्राइस चेंज भी आता है, और फिक्स कॉस्ट में सिर्फ प्राइस चेंज। तो सेल्स की जो फिगर है, हम उसको वॉल्यूम चेंज भी किया करेंगे और प्राइस चेंज भी किया करेंगे। कल वाले सवाल में हमें सिर्फ सेल प्राइस को बढ़ाना था, तो इन्फ्लेशन कर रहे थे। अब आपको गिवन ही टोटल फिगर है रेवेन्यू की, तो उसमें वॉल्यूम चेंज भी डालना होगा, प्राइस चेंज भी डालनी होगी। क्या? हाँ, पहला तो 500 आ गया ना, उसके बाद फिर 500 इक्वल इंटू 1.05 इंटू 1.08, 5 6 7 6 4 3 7 2 9 पॉइंट्स कोई नहीं है। हाँ, तो जब मिलियन में लिखते हैं ना, तो फिर क्योंकि वो 2 2 3 3 डिजिट ही तो आ रहे होते हैं, तो पॉइंट्स 2 डेसिमल जाना चाहिए। .98 मिलियन में चला है ना सवाल, तो 2 डेसिमल करने चाहिए, अदब की बात है। सेल्स लिख ली, अब आगे बस तरतीब से चला लें ताकि मिस ना हो चीजें। पहले पैराग्राफ में, अच्छा ये मैंने पूछा ही नहीं, आप को सवाल की किसी अंग्रेजी में मसला हुआ करे तो बेटे पहले वो बताया करें, बाकी मैं पॉइंट बाय पॉइंट तो चल ही रहा हूँ। अगर सवाल पढ़ा है किसी अंग्रेजी में कोई परेशानी की है तो समझ नहीं आई बात, पहले पैराग्राफ में कोई किसी मासूम बच्चे को मसला, ये हो क्या रहा है? हम कौन है? एल ही है या एच एल है? हम एल ही हैं। वो तो कोई फॉरेन कंपनी है, उसने कहा है वो हमारी मदद कर देगी, हमारे साथ प्लांट लगाने को तैयार है, तो हम तो एल ही हैं, हमने तो अपने हिसाब से देखना है। तो पॉइंट नंबर 1 में लैंड है, प्लांट है, बिल्डिंग है, ये तो आखिर में चला जाएगा। और पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, हमने एचएल को 15% ऑफ सेल्स रॉयल्टी भी देनी है, तो सेल्स का 15% रॉयल्टी, सेल्स का 15%, 75 85.05 96.5 59 10 9.37। अच्छा, ये रॉयल्टी को मैंने इन्फ्लेट नहीं किया। हाँ, वो चूंकि सेल की परसेंटेज है ना, तो वो तो है ही ऑलरेडी इन्फ्लेटेड। क्या 642.98 का 15%, 96.45, ये ठीक है।
पॉइंट नंबर 3 तक ओके। पॉइंट नंबर 4, अच्छा पॉइंट नंबर 4 अच्छा पॉइंट है। मैं आपको ना पॉइंट 4 और पॉइंट 7 नहीं, हाँ पॉइंट 4 और पॉइंट 7 ना इकट्ठे समझाता हूं। वर्किंग उसकी बना दूंगा, लेकिन अंग्रेजी के एतबार से पॉइंट 4 और पॉइंट 7 इकट्ठे समझा रहा हूं। ईयर 1 की जो भी सेल कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह होंगी उन पे इन्फ्लेशन नहीं ना, ईयर 2 से लगनी है। पॉइंट नंबर 4 में उसने पहले साल का ही जो ब्रेकअप बताया वो बताया। पहले साल के बारे में उसने कहा है कि पहले साल में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो सेल्स का 75% होगी, यानी 500 मिलियन का 75% क्या बना 375। ये जो 375 है इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों है, क्योंकि पूरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इसमें से फिक्स्ड 50 है तो फिर वेरिएबल 325 है। अब ये जो फिक्स 50 निकली है, होमवर्क वाला सवाल जिन्होंने भी किया उसमें फिक्स कॉस्ट के साथ क्लियरली लिखा हुआ था कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। उससे पहले जितने सवाल आज तक किए उनमें कहीं फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं हुआ करती थी। कल से पहले तक डेप्शन फिक्स कॉस्ट में शामिल नहीं होती थी। होमवर्क वाले में कहा हुआ था कि है। इस 50 में डेप्शन शामिल है कि नहीं? हाँ जी है। क्यों? इस 50 में डेप्शन शामिल है। अगर उसने फिक्स कॉस्ट 50 मिलियन बस सिर्फ एक सेंटेंस लिखा होता तो ना होती शामिल। हम लोग इस 50 मिलियन का जब जिक्र कर रहे हैं तो वो चल ही इस टोटल फिगर से रहे हैं, यानी 375 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो उसमें फैक्ट्री के सारे खर्चे आ गए। जब सारे आ गए तो डेप्शन भी आ गई। उसने अलग से थोड़ी कहा 50 मिलियन फिक्स कॉस्ट है, उसने कहा है कि 375 मिलियन में ये जो हमने निकाला है इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट ऑफ 50 मिलियन, यानी इसमें फिक्स कॉस्ट 50 मिलियन शामिल है। तो इस टोटल 75% में फैक्ट्री के सारे खर्चे हैं, तो क्या डेप्शन नहीं है? डेप्शन है। तो अब जब डेप्रिसिएशन इसके अंदर है तो क्या वो इसके अंदर है? नहीं, इसके अंदर ही। तो इस 50 के अंदर डेप्रिसिएशन भी है और अदर्स भी हैं। तो हमने कैश फ्लोज में कौन से लिखने हैं? ये। तो 50 में से अदर्स कैसे निकालें? पहले हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन डेप्शन तो रिड्यूसिंग बैलेंस पे, वो तो हर साल की बराबर नहीं है। तो हम यहां पर कौन सी डेप्शन लें? रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, हर साल की तो बराबर नहीं है, तो कौन सी डेप्शन लूं यहां? ये पॉइंट नंबर 4 शुरू ही कहां से हुआ है? ये ईयर 1 की बात हो रही है। तो इस 50 मिलियन में जब हम डेप्रिसिएशन की वर्किंग करेंगे और उसमें जो ईयर 1 वाली डेप्शन होगी वो यहां रख के बाकी अदर फिक्स कॉस्ट है, और उसको फिर हमने फिक्स कॉस्ट की लाइन में दिखाना है। ये पॉइंट 4 की बात समझाइए आप। हाँ जी, पॉइंट 4 की अंग्रेजी और फिक्स कॉस्ट में डेप्शन का शामिल होना समझ आया कि नहीं? हाँ जी, अच्छा सेल्स की फिगर तो उन्होंने 500 मिलियन दी हुई थी ना, तो वेरिएबल कॉस्ट की फिगर तो नहीं दी हुई। तो वेरिएबल कॉस्ट की या तो अलग वर्किंग कर दें, या फिर हम ब्रैकेट में कुछ इस तरह कर देते हैं कि ईयर 1 575% माइनस 50 और ऑनवर्ड्स LY वेरिएबल कॉस्ट है, इस पे भी वॉल्यूम चेंज लगेगा और प्राइस चेंज लगेगी। ये वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में तो 500 स्ट्रेट गिवन था, तो जब मैंने यहाँ 500 लिखा है तो जैमन को भी नजर आ रहा है कि ईयर 1 वाला तो एज इट इज आएगा, तो ये हरा ब्रैकेट में बाद वालों को ही कह रहा हूँ। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो सवाल में कहीं नहीं गिवन, तो मैंने ईयर 1 की अलग बता के बाकियों के लिए कह दिया LY इंटू 1.05 और 1.08। तो ईयर 1 वाली तो आ गई 325। अब 325 से शुरू करें और फिर 1.05 1.08 करते जाएं। 368.55 417.94 473.94।
ये फिक्स कॉस्ट में मैंने क्या साइंस समझाई है ब्रैकेट के अंदर, ईयर 1 वाली 50 तो उसने दी हुई है, ये मैं वर्किंग 2 डेप्शन वाली करूंगा तो वो माइनस कर दूंगा, तो बाकी आ जाएगी ईयर 1 की फिक्स कॉस्ट और फिर उसको सिर्फ इन्फ्लेट, वॉल्यूम चेंज यहां नहीं, डेप्रिसिएशन कम होती जाएगी, लेकिन 50 फिक्स कॉस्ट कौन सी है, वो तो बस ईयर 1 वाली है। तो हाँ तो नहीं 50 नहीं इन्फ्लेट होगी, देखें फिक्स कॉस्ट है 50, ये ईयर 1 की बात हो रही है, इस 50 में डेप्रिसिएशन भी शामिल है और अदर्स भी शामिल है। अभी वर्किंग नहीं की, लेकिन चलो लेट्स से कि ये 24 है, चले मुझे नहीं पता, अभी तो वर्किंग करते हैं देखते हैं, ये 24 ईयर 1 की है और ईयर 1 की अदर फिक्स कॉस्ट 26 है। अब अगले साल में किसने इन्फ्लेट होना है, किसने इन्फ्लेट होना है, अब ये ऑनवर्ड 1.08 पर ये इन्फ्लेट होता जाएगा, ये ऑनवर्ड रिड्यूसिंग बैलेंस पे कम होती जाएगी, होती है 50 तो सिर्फ इन दोनों का टोटल था, हर साल वाला 50 थोड़ी है, 50 पहले साल का था, उसमें से जब हमने डेप्रिसिएशन माइनस करके अदर निकाल लिया, अब इन दोनों की अपनी अपनी जिंदगी अलग अलग चलेगी, 50 का किस्सा खत्म हो गया। तो वो फिर अभी डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो बाकी लाइन आ जाएगी, 0.4 हो गया, जी 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 जी, हाँ जी, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड, प्रोडक्शन कम ज्यादा से वो चेंज नहीं होती ना। पॉइंट नंबर 4 कर लिया, 0.5 आखिरी लाइन में आएगा, 0.6 इन्फ्लेशन कर ली, 0.7 0.8, बस अब आगे टैक्स है, तो वर्किंग 1 तो टैक्स ही करूंगा, वर्किंग 2 एसेट्स बिजनेस के पास इस प्रोजेक्ट के लिए एक होगी लैंड, उसके अलावा फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट और अदर, और डेप्रिसिएशन के बारे में पॉइंट नंबर 7 में कहा हुआ है कि बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन है और प्लांट और बाकियों पे 25% है, और लैंड पे तो डेप्शन नहीं है ना, लैंड का किस्सा अलग है, और ये जो बिल्डिंग और प्लांट और अदर हैं इन सब के लिए आरवी उनकी कैरिंग अमाउंट होगी। तो चूंकि बिल्डिंग और बाकियों का डेप्रिसिएशन रेट फर्क है, तो हमें फिर वो कॉलम भी अलग बनाना पड़ रहा होगा, बिल्डिंग के लिए अलग और प्लांट एंड अदर्स के लिए अलग। प्लांट और अदर्स को मिला लेते हैं, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन रेट सेम है, तो कॉस्ट हो गई बिल्डिंग की 30 और प्लांट एंड अदर्स 110, ईयर 1 की डेप्रिसिएशन 5%, 1.5 10%, नहीं 10 ही सॉरी 25%, 27.5, 28.5 और 82.5, ईयर 2 की डेप्रिसिएशन 1.43, 20.63, 27.07, 61.87, तीसरी डेप्रिसिएशन 1.35, 4 7 7 2, और आखिरी डेप्रिसिएशन 28 5 11.6, 34.8। वहां तो हम जरूरी नहीं कि बिल्डिंग और प्लांट अलग लिखे, हम वर्किंग कर ही रहे हैं, इनका टोटल भी डेप्शन का पता है 29 और ये 22.06, ये 8 2 12.8। वर्किंग 1 टैक्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, और ये डेप्शन की वर्किंग मिल गई
ये हम यहां कर देते हैं -29, यानी ईयर 1 वाली फिक्स कॉस्ट अदर्स हो गई 21, और 21 को फिर इन्फ्लेट करते जाइए 22.68, 24.4945। इस टॉपिक में ना बेटे जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा, इनफैक्ट प्रैक्टिस ही है इसमें। तो 2 सवाल, 2 होमवर्क, बस सिर्फ 2। संडे है ना इसलिए एक एक करके करते हैं, लेकिन कर दें 2। एक स्प्रिंग 18, स्प्रिंग 18 इसमें यूनिट्स वाला एक अच्छा पॉइंट है और रेंट की इन्फ्लेशन वाला एक अच्छा पॉइंट है। 2 ही मेन पॉइंट है इसमें। स्प्रिंग 18 कर दें एक, और एक स्प्रिंग 23 कर दें। जो स्प्रिंग 18 है वो इस फाइल में, या अगर आप बुक खरीद चुके हो तो उसमें क्वेश्चन 8 है, और जो स्प्रिंग 23 है वो क्वेश्चन 23 है, चिराट मोबाइल्स। स्प्रिंग 18 और स्प्रिंग 23, अल्लाह आपके पेपर पास करे, 2 सवाल कर दे यार होमवर्क, ये दोनों करके आइएगा। 70, 90.72, 4.119.24, 38। $87.50। टैक्स कितना? 30% है। 15, 20.60, 26.18, 9.5।
जी जी, मैं बताता हूँ। अब आगे वो प्लांट वगैरह की लाइन, तो एसेट्स की भी लाइन लगी हुई है। एक है लैंड। ये आपको जब मैं टिप्स बता रहा था तो उसमें बताया था कि अगर हमें इस प्रोजेक्ट के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो हमने ऑलरेडी खरीदा था, तो कितने का था वो इररेलेवेंट है, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट है। अब आपको लैंड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ऐसा सच बताई नहीं कि हमने वो किराए पे दी है या क्या किया है, लेकिन इतना पता है कि उसकी अभी मार्केट वैल्यू 60 थी, तो उसी को ही हम अपॉर्चुनिटी मान लेंगे कि बेच भी तो सकते थे ना, फैक्ट्री लगा दी तो फिर नहीं बेच सकेंगे, तो फिर हम 40 की बजाय 60 को यूज करेंगे। 40 की लैंड खरीदी थी, पॉइंट नंबर 1 इररेलेवेंट, लेकिन अभी उसकी लैंड की वैल्यू 60 है, तो हम उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। अच्छा, हम 60 को आउटफ्लो क्यों दिखा रहे हैं कि अगर ये फैक्ट्री ना लगाते तो हम 60 बेच के कमा सकते थे, तो हम उसको आउटफ्लो दिखा रहे हैं। तो अब जब फैक्ट्री 4 साल बाद फारिग हो जाएगी तो फिर लैंड बेचेंगे हम। अगर ये ना दिखाएं तो फिर ये हम जाती कर रहे हैं प्रोजेक्ट के साथ। जब उसको हम कॉस्ट दिखा रहे हैं तो जब उसके बाद बेच सकेंगे तो उसको इनफ्लो भी दिखाना चाहिए। और ये जो लैंड बेच पाएंगे इस पे जो 15 मिलियन का प्रॉफिट है, आप उस पर भी टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जिस दौर का सवाल है पाकिस्तान में जमीनों पे कोई टैक्स नहीं होता था, तो इसलिए एग्जामिनर ने इसको इतना अंडरस्टूड समझा था कि जमीनें बेचने पे क्या टैक्स, तो इसलिए इसका टैक्स इग्नोर्ड है, वरना इसका टैक्स ले सकते हैं, बिल्कुल 15 मिलियन का टैक्स ले सकते हैं। हाँ जी, और एसेट्स में क्या है, पॉइंट 1 बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की 0 पे आ गई 30 और एंड पे आ गई 24.44, और प्लांट एंड अदर्स 110 और 34.8। और सवाल में क्या रह गया, वर्किंग कैपिटल। अच्छा, इसमें खैर वर्किंग के बगैर जबानी भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 5 बताने लगा हूं, उसके अलावा सारा हो गया। अगर वर्किंग कैपिटल से ऊपर ऊपर तक बता दें, कुछ पूछना है तो बताएं। वर्किंग कैपिटल पॉइंट नंबर 5, फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन में 35 मिलियन चाहिए होगा। 30 ये उन्होंने कहा है कि एट स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट चाहिए होगा, नहीं, फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन में चाहिए होगा 35। तो अगर इसमें ये अज्यूम कर ले कोई कि फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन में शुरू में ही चाहिए होगा, वो भी चल जाएगा, लेकिन उसने कहा नहीं कि एट स्टार्ट, तो फिर एंड में भी चल जाएगा। क्या नहीं, वो तो फिर अगलों की बात हो रही है ना, वो तो फिर अगलों की बात हो रही है। वुड इंक्रीज 5 मिलियन ईच ईयर, इसमें एंड या स्टार्ट की बात तो नहीं की ना। तो इसलिए इस 35 मिलियन को आप फॉरन भी इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं और 1 पे भी दिखा सकते हैं। ये जो, हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, देखें, ये जो होती है ना वर्किंग कैपिटल, ये जनरली, मैंने कल शायद लिखवाया भी था, जनरली तो शुरू पे चाहिए होता है, लेकिन जिन भी सवालों में वर्किंग कैपिटल आता है ना, उसमें ये लिखा होता है कि ये शुरू में चाहिए। ये जो अभी मैं ऑटम 16 आपसे होमवर्क डिस्कस कर रहा था, उसमें भी लिखा हुआ था वुड बी रिक्वायर्ड ऑन कमेंसमेंट। फिर और भी जो सवाल आएंगे उसमें कहीं लिखा होता है कि वर्किंग कैपिटल शुरू में चाहिए, इसमें ना शुरू मेंशन नहीं है, कहा है फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन, तो इसलिए इसको शुरू भी अज्यूम कर सकते हैं और एंड भी कर सकते हैं। जैसे ये मेरे सामने भी एक सवाल आया जो होमवर्क आपको दिया है स्प्रिंग 18, उसमें लिखा हुआ वर्किंग कैपिटल वुड बी रिक्वायर्ड एट कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो मेंशन होता है, इसमें मेंशन नहीं है फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन का है, तो जो उसको 0 कर लेगा वो भी सही है और जो उसको एंड ऑफ ईयर 1 करेगा वो भी सही है। लेकिन इससे ज्यादा जो टेक्निकल बात जो मैं बताना चाह रहा था, हर साल वो कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल 5 मिलियन बढ़ेगा। अच्छा, बस ये लास्ट पॉइंट है, आप ना एक पॉइंट पढ़िएगा, स्प्रिंग स्प्रिंग 23 देखें जो होमवर्क दिया मैंने, उसकी लाइन, नहीं 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 सॉरी, नहीं नहीं, स्प्रिंग 23 नहीं है,
हाँ, स्प्रिंग 24, स्प्रिंग 20 सॉरी ऑटम 23 क्या हो गया, ऑटम 23, इसमें सिर्फ एक लाइन पढ़ानी है, फाइल में क्वेश्चन 24 होगा, फाइल में क्वेश्चन 24, इसका पॉइंट 2, फाइल का क्वेश्चन 24.2, एससी एस्टिमेट्स इमीडिएट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 75, उसके बाद अब 15% इंक्रीज, और सवाल वाले की अच्छा ही है कि वो कह रहा है कि इसमें इन्फ्लेशन शामिल है, इन्फ्लेशन की फिक्र ना करो, इंक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेशन, केस में हम इन्फ्लेशन शामिल करके ही आपको बता रहे हैं। ये मेहरबानी इस सवाल में तो है, स्प्रिंग 19 में ना ये कहा नहीं है कि ये जो हम 5 बिलियन हर साल का इंक्रीज बता रहे हैं इसमें इन्फ्लेशन कवर्ड है या नहीं है, ये मेंशन्ड नहीं है। तो मेंशन्ड नहीं है तो फिर आपको इन्फ्लेशन के बारे में तो नसीहत ये की है कि आप अज्यूम कर लें जो भी कर रहे हैं। तो अब जब उसने 5 बिलियन हर साल का बताया है तो इसमें हमारी आसानी किसमें है कि इसमें इन्फ्लेशन कवर्ड है, सब कवर्ड है, एवं वर्किंग बढ़ानी पड़ेगी। तो फिर इसमें इन्फ्लेशन कवर्ड है तो ये वर्किंग के बगैर जबानी भी हो जाएगा, 0 के ऊपर नहीं, 1 पे 35, फिर 5 और फिर 5 और फिर एंड पे 45 वापस। और बस जी, बिल्कुल इन्फ्लेशन से रिलेटेड जहां भी एम्बिग्विटी हो तो आप उसको सॉल्यूशन में नोट्स कह के वो पॉइंट मेंशन करें। जैसे मैंने इसका जो सॉल्यूशन बनाया हुआ है मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है कि इसमें इन्फ्लेशन अफेक्टेड शामिल है। अब इसमें टोटल आ जाएंगे और डिस्काउंट रेट कितना जी, 15%। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।